बरतानिया ने फलस्तीन का कंट्रोल संभाल लिया। दोस्तों यही वो वक्त था जब फलस्तीन में यहूदियों की तादाद बढ़ना शुरू हो गई। আসসালামু আলাইকুম আর রহমাতুল্লাহ। আমার প্রিয় বন্ধুরা, আজকে যে ভিডিওতে রিয়াকশন দেব সেই ভিডিও টপিক হবে ফিলিস্তিন এবং ইসরায়েল। সেই ইহুদিরা ফিলিস্তিনে এসে তারা সেই ফিলিস্তিনকে ইসরায়েলে কিভাবে পরিবর্তন করলো এবং সেই ফিলিস্তিনি ভাইদের জায়গা সেই ইহুদিরা কিভাবে কেড়ে নিল এবং কেমন ভাবে কেড়ে নিল তার বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব আমরা সেই ভিডিওর মাধ্যমে। চলুন সেই আমরা ভিডিওটা আগে দেখে নিই, তারপর বাকি পরে বলব। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों हम सब लोग फलस्तीन को सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि कैसे इसराइल ने फलस्तीन पर कब्जा किया हुआ है। मेरी कोशिश होगी कि आसान अल्फाज में ये कहानी आपको एक्सप्लेन करूं। दोस्तों पहली जंग अजीम यानी वर्ल्ड वॉर 1 1914 में शुरू हुई। इससे पहले फलस्तीन पर सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत थी। उस वक्त फलस्तीन में तकरीबन 87% मुसलमान रहते थे और सिर्फ 3% यहूदी रहा करते थे। ये वो वक्त था जब फलस्तीन में मुसलमान, यहूदी, ईसाई सब मिलजुल कर रहते थे। लेकिन फिर पहली जंग अजीम शुरू हो गई। 1918 में ये जंग खत्म हुई और इसके बाद बरतानिया ने फलस्तीन का कंट्रोल संभाल लिया। दोस्तों यही वो वक्त था जब फलस्तीन में यहूदियों की तादाद बढ़ना शुरू हो गई। 1920 से 1938 तक फलस्तीन में 3,20,000 यहूदी आकर बस चुके थे। ये सारे यहूदी यूरोप से फलस्तीन आ रहे थे। इनका प्लान यहूदियों के लिए एक अलहदा स्टेट बनाने का था। दोस्तों ये लोग फलस्तीन में ज़रूरी ज़मीनें खरीदना शुरू हो गए। उन ज़मीनों पर जो फलस्तीनी किसान काम करते थे ये लोग उनको भी वहां से निकाल दिया करते थे। बहरहाल अब फलस्तीन के लोगों को ये बात समझ आ चुकी थी कि इनको इनकी ही जमीन से बेदखल किया जा रहा है। इसीलिए 1936 में फलस्तीनियों ने बरतानवी राज के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सके। लेकिन इसके बाद बरतानिया ने फैसला कर लिया कि यहूदियों को फलस्तीन में आने से थोड़ा सा रोका जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। 1939 में दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई। इस वक्त यूरोप में यहूदियों का कत्लेआम हो रहा था और यहूदी लाखों की तादाद में फिर से फलस्तीन आ रहे थे। 1942 में बरतानिया भी फलस्तीन छोड़कर चला गया, लेकिन इस वक्त तक लाखों यहूदी यूरोप से फलस्तीन आकर रहना शुरू हो चुके थे। बहरहाल 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि फलस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। 55% हिस्सा यूरोप से आने वाले यहूदियों को दे दिया जाए और 45% हिस्सा फलस्तीनियों को। यानी जिन फलस्तीनियों की अपनी जमीन थी अब इन्हीं के पास सिर्फ 45% जमीन रह गई थी। यूनाइटेड नेशंस ने यह भी कहा कि जेरूसलम जहां मस्जिद अल अक्सा है ये एक न्यूट्रल जगह होगी। दोस्तों यही वो वक्त था जब इसराइल ने खुद को एक स्टेट डिक्लेयर कर दिया था। फलस्तीनियों को समझ में आ चुका था कि इनकी जमीन को चुराया जा रहा है। इसीलिए 1948 में अरब मुल्कों की इसराइल से जंग शुरू हो गई। इस जंग के बाद इसराइल ने फलस्तीन के 78% हिस्से पर कब्जा कर लिया। यानी अब इसराइल के पास 55% से बढ़कर 78% हिस्सा आ चुका था। 1967 में इसराइल और अरब मुल्कों की फिर से जंग छिड़ गई और अब इसराइल ने फलस्तीन के और भी हिस्सों पर कब्जा कर लिया, जैसा कि गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक वगैरह। और इसराइल ने जेरूसलम पर भी कब्जा कर लिया, जो एक न्यूट्रल जगह थी। 1980 में इसराइल ने जेरूसलम को अपना कैपिटल भी बना दिया और जो 4 लाख फलस्तीनी वहां रह रहे थे उनको सिटीजनशिप से भी महरूम कर दिया। इसके बाद इसराइल जेरूसलम में फलस्तीनियों के घर वगैरह तबाह करना शुरू हो गया। इन्होंने 2 लाख यहूदियों को भी जेरूसलम में बसा दिया है, जो कि जाहिर सी बात है कि गैर कानूनी है। कहानी का खुलासा यह है कि 100 साल पहले फलस्तीन में फलस्तीनी ही रहते थे। लाखों यहूदी यूरोप से इनकी जगह पर आकर बसे। इन्होंने फलस्तीनियों की 55% जमीन पर इसराइल बनाया और फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी की जमीन पर भी कब्जा कर लिया। इसराइल ने यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस की भी खिलाफ वर्जी की। दोस्तों अब ये वीडियो 20 मिनट की भी हो सकती थी, लेकिन मेरी कोशिश थी कि आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करूं कि इसराइल ने कैसे फलस्तीन पर कब्जा किया है। তো বন্ধুরা, আমরা দেখলাম এবং আমরা শুনলাম যে ইহুদিরা কিভাবে ফিলিস্তিনকে আজকে পুরো ঘিরে বসে আছে। আমাদের আজকে অনেক দুঃখের বিষয় যে আমরা সেই ফিলিস্তিনি ভাইদের জন্য আমরা কিছুই করতে পারছি না। কিন্তু হ্যাঁ, আমরা একটা জিনিস করতে পারি,
সেটা হচ্ছে তাদের জন্য দোয়াটা অনেক প্রয়োজন তাদের জন্য। আমার সকল মুসলিম ভাইদের আমি অনুরোধ করব যে আপনারা সবাই সেই ফিলিস্তিনি ভাইদের জন্য আপনারা দোয়া করেন। তো চলুন আমরা এখান থেকে শেষ করি। আসসালামু আলাইকুম আর রাহমাতুল্লাহ।